प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट पार्ट सेकंड 25/11/2024 के दिन थर्ड मीटिंग में जो पेपर हुआ था वहां से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक कार, देखिए आपके पास दिया गया है पहला प्रश्न, कहता है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या है इसे आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे में कुल दूरी बटे कुल समय लगाना है। अगर अलग अलग दूरियां वो जाता है तब, अगर किसी दूरी को जाता है वापस उसी दूरी को आता है तो ऐसे में 2xy बटे में x प्लस y ये वाला सूत्र लगाना है। ये देखो, ये प्री बोर्ड में आया था यानी CBT 1 में आया था और CBT 2 में, ये देखो ये CBT 1 में आया है और CBT 2 में जो है आया था कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है, तो उसके द्वारा चली गई कुल औसत चाल बताइए क्या है। तो देखो सवाल उसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछता है। तो यहाँ बताओ, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी, तो किस चाल से? 20 की चाल से। अगली 30 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है कि आगे की 30 किलोमीटर की दूरी की चाल तय करने में 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब बताओ मुझे, तो ऐसे में वो कितना 80 किलोमीटर यहाँ और अगला 30 किलोमीटर, तो कुल भाई औसत चाल बराबर क्या आपको लिखोगे? चाल बराबर क्या? कुल दूरी 8 3 11 यानी 110 किलोमीटर। और चाल क्या होगी? अरे वो चाल नहीं, समय लिखा जाता, बटे में क्या लिखा जाता? समय। तो समय कहां से आएगा भैया? समय कुल दूरी बटे में चाल, कुल दूरी बटे में चाल बराबर क्या आता है? समय। फिर कुल दूरी बटे में क्या आएगा? चाल कुल दूरी बटे में चाल बराबर समय आएगा। तो देखो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। देखो 20 चौके 80 और 30 एकन 30, 4 1 5 यानी 110 बटे में 5 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 2 1 फिर 5 दूनी 10 यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी और पहला वाला ऑप्शन आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए ना? इस प्रकार से आपको हल करना है। आपने देखा कि इस प्रकार से परीक्षा में जब सवाल पूछ रहा है तो आप लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो समांतर, क्या कहता है? दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। 10 मीटर की ऊंचाई का एक मीनार होगा। ऐसे दो सड़कें हैं, माना कि एक सड़क ये है और इसके बीच में एक क्या है? कोई मीनार है और एक सड़क ये है। कह रहा इन दोनों सड़कों के बीच कुछ न कुछ दूरी होगी। कह रहा है कि मीनार के शिखर से दोनों सड़कों का अवनमन कोण, कौन सा कोण? अवनमन कोण। जैसे मान लो ये सड़क है और ये सड़क है, बीच में ऐसे कोई खंभा खड़ा है और इस मीनार से सड़कों का अवनमन कोण मतलब नीचे को देखना, यानी ये वाला कोण कितने अंश का बता रहा है? एक तो 30 अंश बता रहा है, एक तो 30 अंश बता रहा है और एक दूसरा 45 अंश बता रहा है। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब हम ऐसे मिला देते हैं। तो क्या पूछा है? सड़कों के बीच एक दूसरे के लगभग कितनी दूरी है? तो यानी माना सड़क यहाँ थी और यहाँ थी, ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो ये बताओ ये कितना मीटर ऊंचा है ये खंभा, ये मीनार कितनी ऊंची है? तो 10 मीटर ऊंची है। अब बताओ एक सूत्र काम करता है। कौन सा सूत्र काम करता है भैया? लंब बटे में आधार बराबर होता है tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 10 मीटर और आधार को हम x मान लेते हैं यहां से यहां तक। चलो
tan 30 का मान होता है 1/√3 और 10 बटे में क्या हो जाएगा यक्स बटे में है तो गुणे में, √3 बटे में तो √3 गुणे में, यानी यक्स का मान आया 10√3। अभी रुको, अब इसका मान ज्ञात करो y। यहाँ फिर से लगाओ tan क्या लगाओगे 45 और tan 45 बराबर होता है 1। यहाँ भी लंब बटे आधार ही लगाएंगे यानी 10 बटे y लगाएंगे। अब देखो tan 45 का मान होता है 1 और बराबर 10 बटे y बटे में है तो y गुणे में हो जाएगा यानी y का मान आया 10। अब अगर हम कहें टोटल दूरी 10√3 और प्लस में क्या आया है 10 आया है, इसे जोड़कर सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अब देखो √3 का मान होता क्या है, √3 का मान होता है 1.732 होता है और गुणे में 10 लगाना है, फिर प्लस में 10 लगाना है। तो देखो 10 से 1 दशमलव और आगे बढ़ जाएगा तो 17.32 हो जाएगा, 17.32। आप ऐसे कह लो कि 17.32 प्लस में 10 तो आएगा 27.32। जो ऑप्शन मिल जाएगा वो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए ना? इस प्रकार से हल कर लेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, कह रहा किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, पेन लिखा है, पेन बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। जैसे मान लिया जाए कोई पेन का दाम जो है 100 रुपया है और उसी का यानी 1/11 रुपए की हानि हो जाती है, तो ये बिका कितने में है? तो भैया 10 रुपए में बिका, बराबर 10 रुपए के कि नहीं भाई? माना क्रय मूल्य और उसमें हानि कर देंगे तो मिलेगा कितना? 10 रुपया, क्योंकि 10 में ही तो बेच रहे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का उस वस्तु का उसके क्रय मूल्य के 1/11 की हानि होती है, तो हानि करेंगे तभी तो 10 में बेचेंगे। अब देखो 11 एकन 11 माइनस 1 बराबर 10 और यक्स बटे में क्या आ गया 11 और उधर क्या आ गया 10। देखो 10/11 तो 11/10 हो जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 11। और पूछा गया है कि एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, तो भैया एक पेन का क्रय मूल्य 11 रुपया हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, जैसे आपको हल करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपका कह रहा है, पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। कह रहा कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। 2-2 साल के अंतर पर जन्म लिए हुए 4-5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो सबसे बड़ा बच्चा की आयु कितनी है यही बताना है। तो आप लगा सकते हो, माना पहला लड़का यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 2, तीसरा यक्स प्लस 4, अगला यक्स प्लस 6 और इसके बाद वाला अगला x प्लस 8, तभी तो 2-2 साल बढ़ते हुए जाएंगे लोग। और इन सबकी आयु का योग जो आपको दिया है वो 40 वर्ष दिया है। तो जोड़ लो 1 2 3 4 5 यक्स प्लस में देखो 8 6 14 4 18 2 20 जाके घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 यक्स बराबर वहां 20 आने वाला है और 5 चौके 20, यक्स का मान 4 आया। अब ध्यान देना, पूछा कि सबसे बड़ा लड़का बच्चा क्या है, तो यही सबसे बड़ा बच्चा है। तो 8 4 12 वर्ष का सबसे बड़ा वाला लड़का है। 8 4 यानी x का मान प्लस 8 यानी 8 4 12 साल का बड़ा वाला लड़का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, क्या कहता भैया, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज दर पर, यानी 1/3 राशि जो है 7% दर पर, फिर 1/4 भाग जो है 8% दर पर, और अपनी शेष आय कैसे आएगा, 1/3 में 1/4 जोड़ लो तो 4 एकन 4 3 एकन 3 4 3 7/4 3 12। अगर ये पूरी राशि 7/12 खर्च करता है तो 1 माइनस 7/12, 12 एकन 12 माइनस 7 यानी 5/12 राशि बची है, जिसे वह 10% ब्याज दर पर क्या करता है, निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उसे प्राप्त कुल ब्याज
561 रुपए हैं, तो उसकी मूल आय कितनी थी। तो देखो भैया इसका इनके साथ आपस में गुणा कर लेने से कुल प्रॉफिट आता है, क्योंकि साधारण ब्याज समान रूप से मिलता है। तो 7/3% और यहाँ आ जाएगा 8/4% और यहाँ आ जाएगा 5/12 गुणे में 10%। ठीक है ना, इनको जोड़ लो आप। देखो 4 दूनी 8 और 2 छक 12, 2 पंचे 10। यहाँ देखो 7/3 प्लस 2/1 प्लस में पंचम 25/6। एलसीएम ले लो इन सब का, एलसीएम ले लो तो आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14 प्लस 1 छक्के 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 से 6 खत्म आया 25, 25 12 और 14 इन्हें जोड़ना है। तो 5 4 9 2 11 के 1 2 1 3 1 4 और 1 5 बटे में 6। ये प्रतिशत बराबर किसके है, 561 के। इतना फायदा हो रहा 561 के, तो 51/6 तो गुणे में 6 आ जाएगा। और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो मूल राशि आ जाएगी। देखो 51 एकन 51, 5 56, फिर 51 51 एकन 51 और गुणे में 6, तो 11 छक्का 66 और ये 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मूल धनराशि हो जाएगी। क्या बात समझ गए। ऐसे सवाल तो आप बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसे ही लगेगा, क्योंकि भाग का गुणा ब्याज से तो कुल ब्याज, राशि का गुणा ब्याज से तो कुल ब्याज, शेष राशि का गुणा ब्याज से तो कुल ब्याज, तीनों को जोड़ने पर कुल ब्याज आया 51/6% और ब्याज कितना है 561 रुपए। तो 1% का मान फिर आप 100% का मान ज्ञात कर लो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी सौदे, देखो ध्यान दो, किसी सौदे पर 30%, किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूटें एक एकल छूट के बराबर है। तो इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, छूट पर है तो -30 कर लो। देखो आप ऐसे लगाओ, चलो माना 100 रुपए की राशि का कोई सामान है और उस 100 रुपए की राशि पर आप देखोगे तो 30% छूट है तो 70% हो गया, फिर 35% की छूट है तो 65% हो गया। इतने में आपको बिका। पहले 100 रुपए की राशि को 30% छोड़ दिया गया, फिर 35% छोड़ा गया, तो कुल कितना छूट हुआ ये आप देख सकते हो, कितने में सामान मिलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छक 42, 42 3 45 और एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, यह राशि आपको समान मिलेगी। लेकिन छूट की बात करेगा तो छूट की बात करेगा तो भैया 100 माइनस में 45.5 करना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यानी 54.5%, 54.5% की एक एकल छूट के बराबर होगी। यह बातें समझ गए ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो भैया 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यही 3 के प्रथम 5 गुणज है और इनका औसत ज्ञात करना है। तो मैंने बताया जब 5 विषम पद हैं तो मध्य की संख्या क्या होता है, औसत, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है एक व्यक्ति जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीनों की औसत मासिक वेतन। देखो क्या दिया भैया, चलो अच्छे से लगाते हैं। जनवरी फरवरी, बात समझ रहे हैं, फरवरी और क्या दिया है, मार्च और अप्रैल। ये सब मिलाकर जो उसका वेतन कितना बन रहा है वो कितना, 8000 औसत है। तो 1 2 3 4 8 चौक 32,000 रुपया उसका क्या हो जाएगा, टोटल आय होगा इन चारों महीनों का मिलाकर जोड़ के। फिर कह रहा फरवरी और मार्च और अप्रैल प्लस मई महीने का कुल कितना औसत वेतन है भैया, 8500 है। तो जब इसे आप गुणा करोगे 1 2 3 4 से तो 34,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 34,000 आ जाएगा, क्योंकि 85 चौका आप करोगे तो 340 आएगा और 34,000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कह रहा एक दूसरे से घटा लेते हैं, लो माइनस और माइनस।
फरवरी, मार्च, अप्रैल कट गया, क्या रह गया? जनवरी। जनवरी रह गया और वहाँ क्या रह गया? मई रह गया। और इन दोनों में देखो अंतर कितना है? -2000 का अंतर आ गया। अब देखो आपको क्या कहा है कि यदि उसका वेतन, किसका? मई महीने का वेतन, यानी मई यहाँ अगर हम रखेंगे 6500 प्लस माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6500, और आ जाएगा जनवरी। जनवरी माह का वेतन आ जाएगा तो 6500 माइनस 2000 बराबर 4500 रुपया उसका वेतन रहा। किस महीने का? तो जनवरी माह का उसका वेतन 4500 रुपया रहा। क्या बात समझ गए ना? तो इसी प्रकार से इसे हल कर लेना है, 2 लाइन का सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में हैं और उनका योग 3800 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया है, कुल राशि गुणे अनुपात, किसका? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 8, और बटे अनुपातिक योग। 8 6 14 5 19, 19 दूना 38 और 8 दूनी 16 के साथ 2 जीरो लगा के सवाल का उत्तर दे देना है। यानी बड़ी वाली राशि या सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 1600 है। क्या बात समझ गए ना? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है एक तालिका दी गई है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कह रहा तालिका में एक क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को कैश और ऑनलाइन माध्यम से बेची गई टिकटों की संख्या को दर्शाया गया है। और कह रहा कि शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए। मतलब जो शुक्रवार का दिन रहा तो शुक्रवार को ये देखो कैश और ऑनलाइन, ये है कैश बेचा गया 725 और ऑनलाइन बेचा गया है 525। तो भैया 725 और 525, तो भैया 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 7 5 12, 1250 कुल टिकट बिके हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ गए ना? ये बहुत आसान सा सवाल रहा। अब देखिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एएलपी 25/11/2024 के दिन 3rd मीटिंग में जो पेपर हुआ था वहां से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवा दिए पार्ट 2 करके। और मैंने इस 25/11/2024 के दिन तीनों फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था सबका क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसे जरूर देख लें, फिर उसके बाद 6 तारीख को पेपर देने जाएं, या फिर आपने जो नई वाली वैकेंसी ऑनलाइन की है आरआरबी एएलपी का, उसके लिए आपको ये बहुत फायदा करने वाला है वीडियो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।